हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। तो होम रूल शब्द जो है वो सबसे पहले आयरलैंड में यूज़ किया गया था और इस कॉन्सेप्ट को भारत लाने वाली हैं एनी बेसेंट। तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो भारत आती हैं? तो वो आती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के लिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को पहले जान लेते हैं क्या है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है अमेरिका में। कब होती है? 1875 में। और इसकी स्थापना करती हैं मैडम HP ब्लावत्स्की और MS अटकाल मिलकर करते हैं इसकी स्थापना। इस संस्था का उद्देश्य यही रहता है कि आप बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ो और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता को, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करो। तो वेद और उपनिषदों की तरफ झुकाव इनको अपना हेडक्वार्टर अमेरिका से इंडिया बदलने में मजबूर करता है और ये 1882 में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं अडयार यानी मद्रास में। थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने 1880-90 में ही ज्वाइन कर लिया था और 1893 में वो भारत आती हैं। और इस सोसाइटी से जुड़ के वो काम करती हैं और इससे उनके जानने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। लोग अब उनके विचारों को जानना और सुनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले। पहला न्यूज़पेपर है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। कॉमन ये कभी इसका सिक्के से पूछ रहे थे कौन सा अखबार पहले आया था, तो कॉमनवेल्थ पहले आया था और ये इनका खुद का था। और न्यू इंडिया इनका खुद का नहीं था, एक पहले से ही न्यूज़पेपर चल रहा था, लेकिन घाटे की वजह से इसको बेच दिया जाता है और एनी बेसेंट ने इसको खरीद के इसका नाम न्यू इंडिया कर दिया होता है और इसका पुराना नाम होता है मद्रास स्टैंडर्ड। तो कॉमनवेल्थ के थ्रू 2 जनवरी 1914 में सबसे पहले भारत में होम रूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस पत्रिका के थ्रू इनकी जो इस पत्रिका के थ्रू वो कौन सी बात शो करती हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए और स्वशासन प्राप्ति के लिए कुछ मूलभूत कार्यक्रम हैं। वो कार्यक्रम हैं धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधार। ये कार्यक्रम होते हैं स्वशासन की प्राप्ति के लिए। दरअसल मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है होम रूल के पीछे कि आप ब्रिटेन की शासन को मत फेंको, मतलब रूल उन्हीं का रहे, लेकिन आप सबसे पहले आप अपनी जो इन सब चीज़ों में सुधार लाओ। अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पे, यहाँ पे पहले से ही कितनी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करो, सामाजिक सुधार करो, राजनीतिक सुधार करो, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करो। पहले आप इन सब चीज़ों पे वर्क करो और फिर उसके बाद फिर स्वशासन, आपका स्वशासन रहे, भले ही ऊपर से ब्रिटेन क्राउन के अधीन रहे आप। तो इनका ये आइडिया था। तो सबसे पहले 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ के थ्रू भारत में ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो धीरे धीरे इस यहाँ पे रहते हुए, काम करते हुए एनी बेसेंट का जो इंटरेस्ट है वो भारत की राजनीति में भी जाग जाता है। इसलिए 1914 में वो भारत में कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती हैं और वहाँ की डेलीगेट बन जाती हैं कांग्रेस की। तो 1914 में एक और खास
खास बात हुई रहती है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनको बर्मा जेल में, मांडे जेल में बर्मा भेज दिया जाता है 1914 में, वो 6 वर्ष की सजा पूरी करके वापस इंडिया आ गए होते हैं। फिर 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है, एनी बेसेंट अपना जो होम रूल आइडिया है वो कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करती हैं और वहाँ पे तिलक जी भी रहते हैं। तो होम रूल में क्या कॉन्सेप्ट उस तत्काल सबको समझ नहीं आता है और सब लोग इसके सहमत नहीं होते हैं। कुछ कार्यक्रमों को छोड़ के उनके बाकी सभी का होम रूल के लिए वो सहमत नहीं होते हैं। तो एनी बेसेंट जी एक अल्टीमेट देती हैं कि सितंबर 1916 तक आप मेरी बात को मान लीजिए, मतलब कांग्रेस चाहे तो होम रूल आंदोलन स्टार्ट करे साथ में, नहीं तो वो खुद अकेले ही होम रूल आंदोलन को स्टार्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद वो इंतज़ार करती रहती हैं। तब तक तिलक जी को उनका जो होम रूल आइडिया वो पसंद आया होता है और वो तत्काल वो चाहते भी हैं कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी इस चीज़ों को शुरू कर सकें। तो हालांकि बेसेंट जी यानी बेसेंट जी का आइडिया ये रहता है होम रूल का, उससे पहले तिलक जी इसको स्टार्ट कर लिए होते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया जाता है और उसके 5 महीने बाद इंतजार करने के बाद कांग्रेस का वो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट अपना होम रूल स्टार्ट करती हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि इन दोनों के होम रूल में क्या अंतर था। तो तिलक जी का होम रूल जो था वो 6 जगहों पे था। इसकी ब्रांच 6 जगहों पे थी और इसका एरिया देखते हैं कि एरिया क्या था इनका एरिया था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के मध्य प्रांत और बरार। इन जगहों पे तिलक जी का होम रूल लीग स्टार्ट था और एनी बेसेंट का इन 6 जगहों को छोड़ के बाकी शेष जगहों पे एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग स्टार्ट था। और ये तो एरिया रहा। अब देखते हैं कि इनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हुई, कहाँ नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस देखेंगे कि तिलक जी का होम रूल की ब्रांचेस केवल 6 हुई और एनी बेसेंट जी का कुल 200 ब्रांचेस पूरे इंडिया में खोले गए थे। और तिलक जी का जो होम रूल लीग था वो ज़्यादा शक्तिशाली था एनी बेसेंट के होम रूल लीग से। ये कब शक्तिशाली था, क्यों? क्योंकि कोई भी तीन व्यक्ति मिलके ब्रांच खोल सकता था और इससे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव ब्रांचेस जो कार्य नहीं करते थे वो भी खुल गए थे। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जैसे ज़्यादा हो गया और कम शक्तिशाली भी था। और इनके जो होम रूल लीग में क्या होता था कि पहले से ही इनके कार्यक्रम फिक्स होते थे, प्री डिफाइंड होते थे, पहले से ही कार्यक्रम निश्चित होते थे और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इनका जो होम रूल लीग था वो ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इस तरह से इनके होम रूल लीग को हमने देखा। अब होम रूल लीग का जो मेन वो था एम था, लक्ष्य था, ये था कि संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। तो होम रूल लीग आंदोलन तो स्टार्ट हो गए थे, तो सरकार ने इनके बहुत सारे दमन का भी कार्य स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन होते किस तरह थे। तो सार्वजनिक सभाएं की जाती थी, परिचर्चाएं की जाती थी और स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को क्लासेस दी जाती थी और इस तरह से लोगों को बीच में जाके लोगों को पॉलिटिकल डिस्कशन किया जाता था कि राजनीति में क्या हो रहा है, हमारे देश में समस्याएं क्या हैं और लोगों को स्वशासन का सही अर्थ समझाते हुए उसकी मांग के लिए एजुकेट करना, शिक्षित करना था। ये सारे काम थे होम रूल लीग आंदोलन के। तो जैसे ये आंदोलन बढ़ने लगा तो 1916 में आंदोलन स्टार्ट था।
तो सरकार को अच्छा नहीं लगा और सरकार ने दमन करना स्टार्ट कर दिया। उसने सार्वजनिक सभाओं पे रोक लगा दी, छात्रों को वो क्लासेस लेने से मना करने लगे। तो ये और तिलक जी को भी कैद कर लिया गया था और राजनीतिक गिरफ्तारियां होने लगी थी। तो तिलक जी भी जेल गए थे, उन पे एक मुकदमा लगा था, तो जिसको जिन्ना साहब ने लड़ा और वो छूट गए। फिर होता है कि जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में उनके जो सचिव होते हैं जॉर्ज अरुंडेल, उनको भी, और भी जो सहयोगी रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एनी बेसेंट का उस वक्त इतना वर्चस्व रहता है कि जनता थोड़ी सी आंदोलन करने लगती है और तिलक जी भी कहते हैं कि एनी बेसेंट को छोड़ो नहीं तो हम सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। और इनकी गिरफ्तारी पे एस सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि इनके उससे जुड़े हुए थे, बहुत ही नाटकीय ढंग से सर की उपाधि का त्याग कर देते हैं। और फिर होता है क्या कि अगस्त में भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा एक घोषणा की जाती है जो कि फेमस है अगस्त घोषणा के नाम से भी। इसमें घोषणा क्या होती है कि सरकार जल्द से जल्द ही बहुत सारे प्रतिनिधियों, भारतीय प्रतिनिधियों को, बहुत सारे भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देगी ताकि वह उत्तरदायी सरकार का आगे चल के निर्माण कर सके। तो इस तरह से जो मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा के बाद एनी बेसेंट पे जो देश के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा रहता है वो समाप्त हो जाता है और इनको सितंबर में छोड़ दिया जाता है। इनको इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा में उनकी जो स्वशासन की जो बातें हैं उसको खुद शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से उनके पर जो जिस कारण ये मुकदमा लगा रहता है वो हट जाता है और इनको रिहा कर दिया जाता है। और रिहाई के बाद जब वो क्योंकि बहुत सारे उदारवादी जो हैं वो भी इनके आंदोलन से जुड़ गए रहते हैं, होम रूलिंग आंदोलन से, जैसे मदन मोहन मालवीय भी जुड़े होते हैं, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तो ये लोग जुड़े रहते हैं। और इनकी गिरफ्तारी और मॉन्टेग्यू घोषणा से, इनकी गिरफ्तारी के बाद रिहाई से और मॉन्टेग्यू घोषणा में जो घोषणाएं होती हैं उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि एनी बेसेंट खुद भी उनसे संतुष्ट हो जाती है इन घोषणाओं से और इस आंदोलन के विस्तार पे रोक लगा दिया जाता है क्योंकि ये लोग संतुष्ट हो गए रहते हैं इस घोषणा से। तो और जो तिलक जी हैं वो 1918 में चले जाते हैं, कहाँ? लंदन चले जाते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल उनको भारतीय जो राजनीति का है उसको भारतीय शांति का जनक कहते हैं। उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने तिलक जी को क्या कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल जो है अपनी बुक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, द इंडियन अनरेस्ट, इस बुक में तिलक जी के लिए एक शब्द क्या यूज करती है, इनको कहती है भारतीय अशांति का जनक कहती है। और इनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए, मानहानि का केस दर्ज करने के लिए तिलक जी 1918 में लंदन चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट जो घोषणाएं हुई रहती हैं उसके उग्रवादी जो उनके खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध करना चाहते हैं, इससे वो थोड़ी सी खिन्न हो जाती हैं और वो खुद ही मॉन्टेग्यू घोषणा से जहाँ संतुष्ट रहती हैं
तो उसके बाद वो उसको इतना अच्छा नेतृत्व तो नहीं प्रदान कर पाती होम रूल लीग को, और वहीं तिलक जी लंदन चले गए होते हैं। तो ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है और समाप्त होने लगता है। उससे पहले 1920 से पहले गांधी जी कांग्रेस मंच का उपयोग नहीं करते हैं और वो होम रूल लीग से जुड़े रहते हैं। लेकिन इससे पहले वो अध्यक्ष नहीं बने होते हैं, तो उसकी अध्यक्षता वो ज्वाइन करते हैं 1920 में गांधी जी। गांधी जी 1920 में इसकी अध्यक्षता स्वीकार करते हैं और इस जो होम रूल लीग को वो उसका नाम बदल के वो कर देते हैं स्वराज सभा। तो हालांकि इस होम रूल लीग का उतना ज़्यादा इसको सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसने बहुत ही एक अलग योगदान दिया था भारतीय राष्ट्रीय के आंदोलनों में, कि इससे पहले जितने आंदोलन थे उनसे बढ़ के आगे आया था और इसने भारत में एक अलग ही राष्ट्रीय चेतना का विकास कर दिया। साथ ही नए जुझारू राष्ट्रवादियों को जन्म दिया इसने, और ताकि वो आगे चल के आंदोलन में और भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, इसीलिए इस आंदोलन को पढ़ना जरूरी रहता है। और इसको पढ़ने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।